सुपर के दो यूज़ में से एक यूज़ तो हमने कल देख लिया था कि अगर आपने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो फिर आप सुपर के कीवर्ड के साथ कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉल जो है वो हमेशा जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है उसके लिए होती है। ठीक है, कैसे भला? चलो मैं आपको इसी चीज़ की एक डेमो दे के मैं आपको समझाता हूँ ये बात। मैं इधर से एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। मैं इसका नाम रख रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का। देखो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाने लगा हूँ। अब ज़रा तवज्जो के साथ देखते जाएं। एक क्लास में बनाना लगा हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास ए, और इस क्लास ए के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पब्लिक ए पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के ऊपर कंस्ट्रक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड। मैं सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया इसके अंदर, और अब मैं एक क्लास और बना रहा हूँ क्लास बी एक्सटेंड्स ए, आगे उसकी बॉडी उसका ब्लॉक। अब बी चाइल्ड क्लास है और ए उसकी पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है। अब मैं बी के अंदर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, बी का कंस्ट्रक्टर, और सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट कंस्ट्रक्टर ऑफ बी इज कॉल्ड। ठीक है, सिंपल सा काम किया मैंने, कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं। अब मैं मेन में आकर बी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बी स्मॉल बी इक्वल्स टू न्यू बी। ठीक है, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बी का बना रहा हूं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो भी बी का कॉल हो रहा है, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब बी का कंस्ट्रक्टर ये है तो आपको आउटपुट क्या मिलनी चाहिए? कंस्ट्रक्टर ऑफ बी इज कॉल्ड। ठीक है, ये आउटपुट मिलनी चाहिए। जरा देखते हैं इसकी आउटपुट मिलती क्या। क्या लिखा आ रहा है? पहले आउटपुट आप पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑफ बी इज कॉल्ड। अब हो क्या रहा है? अब जरा इस बात को जरा तवज्जो के साथ समझो। हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया बी का। जब बी का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने, बी का कंस्ट्रक्टर है ये वाला। लेकिन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। यहां पर जो कॉल हो रही है वो एक्सप्लिसिट कॉल नहीं है, मैंने सुपर कीवर्ड नहीं लिखा। यहां पर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल कर रहा है, और इम्प्लिसिट जो कॉल होती है वो हमेशा पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर की होती है। अब वो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है या यूजर डिफाइंड भी हो सकता है।
जैसे यहाँ पर मैंने ए में कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि अब ए का कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो खत्म हो गया ना, क्योंकि जब आप अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है। अब ये जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, जब इसको कॉल किया जा रहा है तो ये अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और ये क्योंकि पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉल है, इसलिए आपको ये वाला मैसेज मिल रहा है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड। और जब इसका कंस्ट्रक्टर मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद वो वापस इधर आएगा और फिर वो बी के कंस्ट्रक्टर की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करेगा। यानी कि अगर हम इसको, अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं समझाऊं तो ये कुछ ऐसे हो रहा है कि यहाँ से बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंट्रोल यहाँ से सीधा शिफ्ट कर जाएगा इस कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ से बजाय इसके कि वो बी को के कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट करे, यहाँ से इम्प्लिसिट कॉल वो करेगा अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, इसको वो मुकम्मल करेगा, मुकम्मल करने के बाद वो वापस आएगा और एक बार और भी करेगा। अगर इस ए की कोई और पेरेंट क्लास है तो ए का कंस्ट्रक्टर अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे। जब इस कंस्ट्रक्टर की कॉल हमारी कंप्लीट हो गई तो फिर कंट्रोल, जैसे ये हमारा ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया, अब कंट्रोल वापस आएगा, आप देखिएगा कि इस कंस्ट्रक्टर की बाकी स्टेटमेंट्स क्या हैं। देखो कल हमने ये बात पढ़ी थी, समझी थी कि अगर आपने सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो सुपर हमेशा पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर सुपर हमने यूज नहीं किया, लेकिन इम्प्लिसिटली जो कॉल बोली गया, आप यहाँ पर समझो कि जैसे यहाँ पर सुपर लिखा हुआ है और सुपर कॉल हो रहा है, हमने नहीं लिखा लेकिन इम्प्लिसिट कॉल हो रहा है, और सुपर अगर है तो पहली स्टेटमेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जाए इसके कि वो बी के कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट करता, वो बी के कंस्ट्रक्टर से फौरी तौर पर जंप करके चला गया बी के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर और उसने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद वो वापस आया और उसने फिर बी के कंस्ट्रक्टर को मुकम्मल किया। इसलिए आपको आउटपुट में पहले ये नजर आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ ए इज कॉल्ड, और उसके बाद फिर आपको नजर आ रहा है कंस्ट्रक्टर ऑफ बी इज कॉल्ड। ये कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को इस तरह से कॉल कर रहे होते हैं, पेरेंट चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी पेरेंट क्लास में उसको कॉल करता है। सुपर का जो सेकंड यूज है, एक यूज तो यह है कि आपने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना। सेकंड यूज ये है कि अगर जब कभी आपको चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के किसी मेंबर को कॉल करना हो, मेंबर, हाँ, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के किसी मेंबर को, अब मेंबर से क्या मुराद है? मेंबर से मुराद पेरेंट क्लास का कोई डाटा मेंबर भी हो सकता है या पेरेंट क्लास का कोई मेथड भी हो सकता है, ठीक है। आप चाइल्ड क्लास के किसी मेथड से पेरेंट क्लास का कोई मेथड कॉल करना चाह रहे हैं तो फिर सुपर का कीवर्ड यूज करते हुए आप ये काम कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, इसके लिए भी सुपर होगा। सुपर के दो यूज है ना, ये सेकंड यूज देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है। सेकंड यूज में देखिए वो क्या कहता है, द सेकंड फॉर्म ऑफ द सुपर एक्ट्स समवट लाइक दिस, except that it always refers to the superclass of the subclass in which it is used. The usage has the following general form: super.member. Member can be either a method or instance variable.
आप तीनों उठ के ना बाहर चले जाए, तीनों उठ जाए बाहर। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के किसी मेथड से पेरेंट क्लास के मेंबर को कॉल करना। अब वो मेंबर पेरेंट क्लास का कोई मेथड भी हो सकता है, या वो मेंबर जो है वो पेरेंट क्लास का कोई वेरिएबल भी हो सकता है, डाटा मेंबर। जैसे हमने यहाँ पे काम किया, आपने लिखा सुपर डॉट और आगे आपने पेरेंट मेथड को कॉल कर दिया। तो ये सेकंड यूज था जी सुपर का। दो यूज हैं सुपर के, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, या चाइल्ड क्लास के किसी मेथड में बैठे हुए पेरेंट क्लास के किसी मेंबर को कॉल करना। और पेरेंट क्लास के मेंबर में उसका कोई मेथड भी आ सकता है और उसका कोई इंस्टेंस वेरिएबल भी आ सकता है। बात क्लियर हो गई जी? तो कन्फ्यूजन हो किसी को, ये बुक के अंदर भी उसने ये टॉपिक दिया हुआ है, और ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको बुक में से दिखा दिए हैं। इसको आप डिटेल से जाके आप यहाँ से इसको मज़ीद रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा काम है, वो हम जो आज करने लगे थे, वो था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, अप्लाइंग पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें से एक टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म हम पहले कर चुके हैं, जिसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग में हमने देखा था कि जब आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेम नेम के साथ और उनका सिग्नेचर डिफरेंट होता है, तो हम उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। मतलब एक आपने मेथड बनाया, उसको आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, दूसरा आपने मेथड बनाया, उसको आपने कोई एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, उसी नाम का तीसरा मेथड बनाया, उसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग का है कि अगर किसी क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक क्लास है, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है पेरेंट मेथड, इसको कोई आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया। मैं इसी क्लास के अंदर एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड पेरेंट मेथड, लेकिन यहाँ पर मैं उसको एक फॉर एग्जांपल मैं उसको एक इंटीजर आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। एक और मैं इसकी कॉपी या एक और वर्जन मैं इसका बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड पेरेंट मेथड, सपोज int n कॉमा int m। अब ये तीन मेथड हो गए सेम नेम के, पेरेंट मेथड पेरेंट मेथड पेरेंट मेथड, लेकिन इनके सिग्नेचर्स डिफरेंट हैं। इसको हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, इसको हम एक इंटीजर पास कर रहे हैं, इसको हम दो इंटीजर्स पास कर रहे हैं। अब जब इनके सिग्नेचर डिफरेंट हो गए हैं, तो ये हमारे पास जो है ओवरलोडिंग कहलाएगी। सेम इसी तरह से हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की थी। ये जो हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग है, ये बेसिकली आपके पास स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। क्योंकि देखो आप पॉलीमॉर्फिज्म क्या थी, सिंगल मेथड विद मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, यही पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मेथड तो एक ही है ना, पेरेंट मेथड पेरेंट मेथड पेरेंट मेथड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस तीनों की अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा नहीं, आप इधर जो भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। बात क्लियर हो गई जी? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये अगर आप अपने उस कोर्स आउटलाइन में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये देखो, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, फिर है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग। बात क्लियर हो गई जी? कि जो हमारे पास ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? कोई मसला? अब आज हम देखते हैं कि ओवरराइडिंग क्या होती है और ओवरराइडिंग किस तरह से की जाती है। ओवरराइडिंग पहले हमने पढ़ा है ओवरलोडिंग को, अभी मैंने आपको जो करके दिखाया वो ओवरलोडिंग
ओवरलोडिंग है, जिसमें सिग्नेचर डिफरेंट होता है, नाम तमाम मेथड्स का सेम होगा, सिग्नेचर उनके डिफरेंट होंगे, तो उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग क्या होगी? ओवरराइडिंग में भी नेम सेम होगा, क्योंकि देखो दोनों आपको पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड कर रही हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि सेम मेथड, सिंगल मेथड विद मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि नाम तो चेंज नहीं होगा, चाहे ओवरलोडिंग है या ओवरराइडिंग है, मेथड का नेम नहीं चेंज होगा। ओवरलोडिंग में सिग्नेचर डिफरेंट होता है, जबकि ओवरराइडिंग में सिग्नेचर भी सेम होगा। ओवरराइड करने का वैसे मतलब क्या होता है पता है किसी को? ओवरराइड करना, नेम भी सेम होगा, सिग्नेचर भी सेम होगा। ओवरराइड का अगर आप वैसे सिंपल उर्दू में अगर आप उसके मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को कैंसिल करना, मनसूख करना, खत्म करना किसी चीज को। अब इसके सिंपल सी मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट, अच्छा एक बात और भी थोड़ा सा पहले सुन लें, ये जो हमारे पास ओवरराइडिंग होती है वो हमेशा चाइल्ड क्लास में हो रही होती है, सेम क्लास में नहीं होगी, सेम में नहीं होगी। जैसे हमने ओवरलोडिंग की है ना, ये देखो जरा, ये मैंने 3 मेथड बनाया, तीनों के सेम नेम रखे, लेकिन ये तीनों मेथड एक क्लास में है, ए में, ऐसे ही है ना। ओवरलोडिंग हमारी आमतौर पर नॉर्मली एक ही क्लास में हो रही होती है, मेथड्स के नेम सेम होते हैं, सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं। लेकिन ओवरराइडिंग पेरेंट और चाइल्ड क्लास के दरमियान होगी, यानी पेरेंट ने एक मेथड बनाया, चाइल्ड ने भी उसी नाम का मेथड बना लिया, सिग्नेचर भी दोनों का सेम है, सिग्नेचर भी दोनों का सेम है। चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया, यानी कि चाइल्ड ने उस मेथड को नई इंप्लीमेंटेशन दे दी। जो पेरेंट ने इंप्लीमेंटेशन दी थी वो पेरेंट की क्लास में मौजूद है एज इट इज, लेकिन चाइल्ड ने अपनी क्लास में उस मेथड को नई इंप्लीमेंटेशन दे दी, यानी कि उसने अपनी पेरेंट की इंप्लीमेंटेशन को कैंसिल कर दी, उसने अपने मेथड को एक नई इंप्लीमेंटेशन दे दी, तो इसको हम कहेंगे कि चाइल्ड क्लास ने उस मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब देखो जैसे हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, मैं एक यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ, और मैं उसका नाम दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग ओवरराइडिंग। सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास एनिमल, ठीक है। इस एनिमल की क्लास के अंदर मैं एक मेथड रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड मूव मेथड, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ऑल एनिमल्स मूव, सपोज। इसका सिग्नेचर क्या है, इसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, मेथड का नेम है मूव। अब देखो मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ टाइगर एक्सटेंड्स एनिमल, और इस क्लास के अंदर भी मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड मूव, सेम सिग्नेचर के साथ। देखो मेथड का नेम भी वही है, सिग्नेचर भी वही है, इसको भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा था, इसको भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा।
अब यहां पर मैं इसको नई इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं और मैं कहता हूं system.out.println और यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ कि जी टाइगर मूव्स ऑन 4 फीट्स। उसी मेथड को मैंने नई इंप्लीमेंटेशन दे दी। इसका मतलब ये है कि टाइगर क्लास ने उस मूव मेथड को जो इसका पेरेंट दे रहा था मूव का मेथड, उसने उसको कैंसिल किया और उसने अपना मूव का मेथड खुद से डिफाइन कर दिया। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक मेथड एक क्लास और बना रहा हूँ, क्लास फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक्सटेंड्स एनिमल। इंसान भी तो वो कहते हैं ना कि सोशल एनिमल है, इसमें उतने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पब्लिक वॉइड मूव इस क्लास ने उसको एक नई इंप्लीमेंटेशन दे दी, जो ये दोनों एक्सटेंड हो रही है एनिमल से। एनिमल की क्लास के अंदर एक मूव मेथड है, लेकिन इसने उसको ओवरराइड कर दिया और इसने भी उस मूव मेथड को जो उसको अपने पेरेंट से मिल रहा था उसने उसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी ओवरराइडिंग कहलाएगी और ओवरराइडिंग में हमारे पास मेथड्स के नेम भी सेम होंगे और सिग्नेचर भी सेम होंगे और चाइल्ड क्लास ने जो मेथड अपने पेरेंट क्लास से लिया उसको वो न्यू इंप्लीमेंटेशन देगी। बात क्लियर होगी जी? अब देखो, अब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं टाइगर का, टाइगर t1 इक्वल्स टू न्यू टाइगर और यहां पे मैं करता हूं t1.move। इसी तरह से सपोज चलो टाइगर से पहले मैं एक एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, न्यू एनिमल a1.move। देखो मेथड एक ही है तीनों में और इसी तरह से ह्यूमन h1.move। देखें, अब मूव मेथड एक ही है, तीनों क्लासेस में मूव मेथड है, सिग्नेचर भी सेम है, लेकिन एनिमल की क्लास में मूव मेथड कुछ और काम कर रहा है, टाइगर की क्लास में मूव मेथड कुछ और काम कर रहा है और ह्यूमन की क्लास में मूव मेथड कुछ और काम कर रहा है। सिंगल मेथड विद मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस। अब देखें, अब आप इसको रन करें, एग्जीक्यूट करें, एनिमल ऑल एनिमल्स मूव, टाइगर मूव्स ऑन 4 फीट्स, ह्यूमंस मूव ऑन 2 फीट्स। मेथड एक है, तो इसको हम कहेंगे कि हमने यहां पर ओवरराइडिंग की है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओवरराइडिंग पेरेंट और चाइल्ड के बीच होगी। जो मेथड पेरेंट क्लास में मौजूद है अगर वही सेम टू सेम उसी नेम का मेथड और उसी सिग्नेचर के साथ मेथड चाइल्ड क्लास भी बना दे, तो इसका मतलब ये है कि चाइल्ड ने अपनी पेरेंट क्लास के उस मेथड को ओवरराइड कर दिया है, उसने अपनी पेरेंट क्लास के उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन को कैंसिल कर दिया, मंसूख कर दिया और उसने उसकी नई इंप्लीमेंटेशन दी है। यह है ओवरराइडिंग। सिग्नेचर सेम होना जरूरी है ओवरराइडिंग में। अगर सिग्नेचर सेम नहीं है, अगर सिग्नेचर सेम नहीं, देखो जैसे सपोज मैं यहां पर ये ह्यूमन वाली क्लास के अंदर मैं सिग्नेचर डिफरेंट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको एक इंटीजर पास कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं सपोज। अब सिग्नेचर डिफरेंट हो गया, पेरेंट की क्लास में मूव
पैरामीटर लेस था। ह्यूमन की क्लास में मूव जो है वो पैरामीटराइज हो गया, इसको अब आप ओवरराइडिंग नहीं कहेंगे, इट्स नॉट ओवरराइडिंग, बल्कि क्या होगी, बट इट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग सेम क्लास में भी हो सकती है, ओवरलोडिंग पेरेंट चाइल्ड क्लास के बीच भी हो सकती है। ओवरलोडिंग में नेम सेम होगा, सिग्नेचर डिफरेंट होगा। ओवरराइडिंग में नेम भी सेम होगा, सिग्नेचर भी सेम होगा। जी 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 हाँ 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 हाँ, सिर्फ मूव हम कैसे लिख सकेंगे, क्योंकि देखो मूव एक मेथड है, और क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं, मेथड किसी ना किसी क्लास में लाजमी होता है। अब उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको दो में से एक काम करना होगा, या तो उस मेथड को स्टैटिक रख लो, क्लास नेम को यूज करो और डॉट लगा के उसका मेथड कॉल कर लो। अगर मेथड हमारा स्टैटिक है, जैसे हमने पहले करके भी देखा है कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का नेम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और आगे उस मेथड का नाम लिख देते हैं। या अगर वो मेथड स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस मेथड को कॉल करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली मूव लिख दें किसी भी तरह से। अब ये मूव मेथड कहाँ से है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, आपको या तो उस क्लास का नाम देना होगा अगर ये मूव मेथड स्टैटिक है तो, और अगर ये मूव मेथड स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मेंशन करना होगा। इसलिए यहाँ पर आपको ये लाजमी तौर पर लिखना होगा जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? आउटपुट देखो अभी भी वही आएगी, बल्कि देखो कि हाँ, अब इंटरेस्टिंगली अब इसकी आउटपुट को जरा गैस करो, क्या आउटपुट आएगी? देखो जरा सिंपल मैं करता हूँ चीज़ों को। ये ह्यूमन की क्लास है ना, ह्यूमन की क्लास में एक मेथड है मूव का मेथड, और उसको एक स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, और स्टेटमेंट हमने लिखी है ह्यूमंस मूव ऑन 2 फीट्स, यही स्टेटमेंट है। ह्यूमन का ऑब्जेक्ट ये बना है, मेथड कॉल हुआ है, मेथड कॉल हो रहा है ना ह्यूमन का h1.move। अब h1.move से आपको क्या आउटपुट मिलेगा? सोचें जी, सोचें, इस तरह गौर करें। अच्छा जरा देखो चीज, जरा समझो बात को कि ये वाला जो मूव मेथड है इसको तो हमने एक स्ट्रिंग पास करनी है इसे कॉल करने के लिए, तो क्या हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं? तो उसका क्या मतलब है, तो क्या ये वाला मेथड कॉल हो रहा है? आउटपुट चेक करो और फिर आपको जरा शायद समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थर्ड लाइन देखो क्या है, ये वाली, ऑल एनिमल्स मूव, पहले भी लिखा आ रहा है ऑल एनिमल्स मूव, फिर लिखा आ रहा है टाइगर मूव्स ऑन 4 फीट, फिर लिखा आ रहा है ऑल एनिमल्स मूव। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने h1.move कॉल किया तो उसने ह्यूमन वाला ये वाला मूव मेथड कॉल नहीं किया, क्योंकि इसको कॉल करने के लिए एक स्ट्रिंग का पास किया जाना जरूरी था। लेकिन ये ह्यूमन क्लास जो है अपनी पेरेंट क्लास जो कि एनिमल क्लास है, उसने उसका मूव मेथड इनहेरिट किया हुआ है। तो यानी कि अब ह्यूमन की क्लास में बेसिकली दो मूव मेथड आ गए हैं, एक पैरामीटर लेस जो उसने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया, और एक पैरामीटराइज्ड जो उसने खुद वहां पे डिफाइन किया, जिसको एक स्ट्रिंग पास की जानी जरूरी है। बात क्लियर हो रही है? हाँ, अगर आपने ये वाला मूव कॉल करना होता तो फिर आप कुछ ऐसे कॉल करते, मैं लिखूंगा h1
डॉट मूव। अब देखो यहाँ पे दो मेथड आ रहे हैं, एक मूव एम्प्टी पैरेंथेसिस के साथ भी आ रहा है, दूसरा स्ट्रिंग वाला भी आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिंग उसे पास कर देता हूँ कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ह्यूमन। अब यहाँ पर h1 का जब आप मूव मेथड कॉल कर रहे हैं और उसको स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये वाला आपका मूव मेथड कॉल होगा। यानी कि अब आपको यहाँ इसकी वजह से लिखा आएगा ऑल एनिमल्स मूव, इसकी वजह से लिखा नजर आएगा आपको टाइगर मूव्स ऑन 4 फीट, इसकी वजह से लिखा आएगा ऑल एनिमल्स मूव, और इसकी वजह से लिखा नजर आएगा कि ह्यूमंस मूव ऑन 2 फीट। ठीक है, ऑल एनिमल्स मूव और उसके बाद ह्यूमन मूव्स ऑन 2 फीट। अगर सिग्नेचर सेम होगा तो ओवरराइडिंग होगी, अदरवाइज ओवरराइडिंग नहीं हो रही थी, ओवरलोडिंग हो रही थी, और चाइल्ड जो है वो फिर से अपनी पेरेंट क्लास के उसी कंस्ट्रक्टर को उसी मेथड को एज इट इज यूज कर रहा था। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इतनी भी टेक्निकल नहीं कि समझ में ना आए। समझ में तो आपको आ गई होंगी, लेकिन अब आपको इसको जाके एक दफ़ा पढ़ना और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा काम हमने एक छोटा सा काम हमने आज और करना था, जो मेरा प्लान था उसके हवाले से, लेकिन वो अभी हम नहीं कर रहे, उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। वो था हमारे पास डायनामिक मेथड डिस्पैच का एक टॉपिक था छोटा सा, लेकिन हम उसको आप नेक्स्ट टाइम करेंगे। जी जी, ज़रूरी तो नहीं है एन को यूज़ करना, ज़रूरी तो नहीं है, बस हमने आर्गुमेंट पास करना था, आर्गुमेंट पास कर दिया, उसको पता लग गया कि ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। अब ये वाली वैल्यू न्यू ह्यूमन पास होकर इस एन को मिल तो गई, लेकिन आगे मैंने उसको कहीं यूज़ नहीं किया, तो ठीक है ना करें आप। बस सिर्फ मैं तो ये डिस्टिंग्विश करवाना चाह रहा था कि ह्यूमन वाला मेथड जो है वो कैसे कॉल हो रहा है, और उसका एनिमल का मेथड जो है वो ह्यूमन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए कैसे कॉल हो रहा है। नहीं जी, ओवरराइडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो सेम क्लास में हमेशा ओवरलोडिंग होती है। ओवरराइडिंग जो है उसके लिए पेरेंट और चाइल्ड, यानी कि वहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं होगी। हाँ, पेरेंट चाइल्ड में ओवरलोडिंग हो सकती है, ओवरलोडिंग विद इन सेम क्लास भी हो सकती है, ओवरलोडिंग पेरेंट चाइल्ड क्लास के बीच भी हो सकती है, लेकिन ओवरराइडिंग हमेशा पेरेंट चाइल्ड क्लास के बीच ही होगी, यानी कि चाइल्ड हमेशा ओवरराइड करता है अपने पेरेंट क्लास से किसी मेथड को। ठीक हो गया जी, चलो।